Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम डिस्कस करेंगे 15th ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले क्या डिस्कशन होगा कि आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मना रहे हैं। इसके बाद फिर हम देश दुनिया की बाकी खबरों पे बात करेंगे विद एमसीक्यूज। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में क्या होगा, एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर ले। और वो सभी बच्चे जिनका रिसेंटली आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम हुआ है या हो रहा है, तो वो सभी बच्चे अपने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित, तो वो आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं, जिससे मुझे भी आइडिया हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें अपने कवरेज को कितना और एक्सटेंड करने की, एक्सपांड करने की जरूरत है। तो इससे मुझे भी थोड़ा जानकारी होगी। हालांकि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के जो करंट अफेयर्स हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने कवर कराए हुए हैं। और डेफिनेटली मेरी गारंटी, जिन भी बच्चों ने टॉप 300 एमसीक्यूज और आपकी बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन से पढ़ा होगा, वो डेफिनेटली सभी प्रश्नों के उत्तर कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग भी अपने करंट अफेयर्स को और अच्छा करना चाहते हैं और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो हमारी ये कुछ मैगजीन्स हैं जो कि पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। प्रिंटेबल फॉर्मेट पे होती हैं और 1 साल की वैलिडिटी के साथ होती हैं। तो आप इन मैगजीन को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो 15 अक्टूबर, 15 ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, हैंड वॉश करना क्यों जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करना क्यों जरूरी है, लोगों को बताने के लिए 2008 में पहली बार ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया था। इस साल थीम क्या है? इस साल थीम है बी अ हैंड वॉशिंग हीरो। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 15 ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं। 11वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है 2002 से 2007 के बीच में। और आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए 15 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाते हैं। इस दिन को 2010 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था। नाउ बात कर लेते हैं अबाउट द थीम। तो थीम क्या है? एम्पावरिंग स्टूडेंट एज अ एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। दिस इज इम्पोर्टेंट डे और वर्ल्ड स्टूडेंट डे से क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बने हैं एंड वापस से बन सकते हैं, थोड़ा सा आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को दो इंपॉर्टेंट डेज हमने देख लिए हैं। कौन कौन से? पहला हमने डिस्कस किया ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे एंड सेकंड नंबर पे हमने डिस्कशन किया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक, चलो अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आता है सिद्धि ट्राइब से। तो सिद्धि ट्राइब रिसेंटली न्यूज में है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, तो सिद्धि ट्राइब रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इन्होंने 72% लिटरेसी रेट अचीव कर लिया है। मतलब सिद्धि ट्राइब में 72% साक्षरता दर आपको देखने को मिल जाएगी। सिद्धि ट्राइब जो है वो पीवीटीजी कम्युनिटी के अंदर आती है। मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में 75 पीवीटीजी कम्युनिटी रहती है। ठीक है, और उनमें से सिद्धि भी आपकी एक पीवीटीजी कम्युनिटी के अंदर आएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का, जिन्होंने 72% लिटरेसी रेट को अचीव किया है। तो सिद्धि ट्राइब एक इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है। ऐसा बताया जाता है कि जो अरब के ट्रेडर्स थे उनके साथ सिद्धि ट्राइब आई थी और बाद में पोर्चुगल के साथ भी सिद्धि ट्राइब आई थी। तो जनरली जो आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका है ना, ऐसे कुछ राज्यों में आपको सिद्धि ट्राइब देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये आपको हरियाणा वगैरह के एरिया में भी देखने को मिलती है। तो सिद्धि कम्युनिटी देखो गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में आपको देखने को मिल जाएगी। ये इनकी प्राइम लोकेशन है जहाँ पे सिद्धि ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। 2003 में सिद्धि ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया था और आज के समय ये पीवीटीजी कम्युनिटी है। अगर पीवीटीजी के बारे में बात कर तो 75 ग्रुप है हमारे देश में
और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एमपी में है, लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करें, सबसे ज्यादा जो पीबीटीजी ग्रुप है वो आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेंगे, 13 ग्रुप। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में कोई भी पीबीटीजी कम्युनिटी नहीं रहती है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। India's first direct air cargo mission to Antarctica depart with 18 ton of scientific equipments। देखिएगा, अभी हम आगे, अभी सेशन जैसे ही कंटिन्यू होगा, हम मैत्री 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली परमिशन मिल चुकी है मैत्री 2 को स्टेब्लिश करने के लिए। कितनी कॉस्ट आएगी, कौन बनाएगा, वो सारी बातें वीडियो के एंड तक आपको जानकारी में आ जाएंगी। फिलहाल देखो, हमारे देश की जो रिसर्च स्टेशन है, हमारे ही नहीं सभी देशों के ऑलमोस्ट आपको रिसर्च स्टेशन जो है वो अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अंटार्कटिका जो है वो साइंस को डेडिकेटेड एक आइलैंड आपको देखने को, एक कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशन है, जहाँ पे रिसर्च वर्क की जाती है। जैसे कि भारत का पहला रिसर्च स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था, वो था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी में पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएगा। दक्षिण गंगोत्री को 1983 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन अब 1990 से ये खाली पड़ा है। इसके अलावा दो और रिसर्च स्टेशन आपको भारत के देखने को मिल जाएंगे, एक है भारती और दूसरा है मैत्री। मैत्री 1989 से काम कर रहा है और भारती 2012 से काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे रिसर्चर्स रहते हैं, वहां पर काम करते हैं। अब रिसर्चर्स है तो ऑब्वियस सी बात है, उनको कुछ नए इक्विपमेंट की जरूरत होती है, दवाइयाँ, मेडिकल और भी नई नई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम हमने डायरेक्ट एयर कार्गो मिशन की शुरुआत की है, और ये कहाँ पर जाएगा, अंटार्कटिका में हमारे रिसर्च स्टेशन पे जाएगा 18 टन सामान को लेकर। द फर्स्ट फ्लाइट कैरिंग 18 टन ऑफ एसेंशियल सप्लाई फॉर इंडियन रिसर्च स्टेशन। ठीक है, जो कि गोवा से निकला है 2 अक्टूबर को। ये पहली डायरेक्ट एयर कार्गो मिशन है इंडिया टू अंटार्कटिका, और ये IL-76 की मदद से गया है। और IL-76 को ऑपरेट करने का काम डोर्निंग मॉन्ड लैंड एयर नेटवर्क के द्वारा किया जा रहा है। हमारे ये जो फ्लाइट है और पूरा ऑपरेशन रन करने का काम किसका है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड रिसर्च, सॉरी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो है इस कार्गो को डिस्पैच कर चुका है गोवा से, और ये फिर कैप टाउन से होता हुआ कहाँ पर जाएगा, अंटार्कटिका में जाएगा, और हमारे जो भी वहां पे रिसर्चर्स हैं उनको एसेंशियल गुड्स वहां पे सप्लाई करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंदौर। इंदौर हम सभी को पता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है, राइट। तो इंदौर फर्स्ट सिटी इन इंडिया to get water supply powered by solar plant funded by the green bonds। अब ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड्स एक प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, सरकारी कंपनी हो सकती है, वो बॉन्ड इशू करती है और पब्लिक जो है वो बॉन्ड को खरीदती है। इनका अपना एक मैच्योरिटी टाइम होता है और उसके बाद फिर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उतना रिटर्न्स मिलता है। तो बॉन्ड के जरिए क्या किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है। ग्रीन बॉन्ड का ये मतलब है कि इस पैसे का इस्तेमाल आप ग्रीन एनर्जी जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पर पहली बार क्या किया गया, ग्रीन बॉन्ड की मदद से पैसा इकट्ठा करके सोलर प्लांट लगाया, और उस सोलर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका इस्तेमाल वाटर सप्लाई करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नदी से जब आप पानी निकालोगे तो पंप की जरूरत होती है ना, मोटर पंप जिसे बोलते हो। और वो पंप किससे चलता है, बिजली से चलता है, और वो बिजली कौन देगा, सोलर प्लांट देगा। बात समझ में आ रही है। तो नदी है, नदी से पानी निकालना है, पानी निकालने के लिए पंप लगेगा, पंप चलाने के लिए बिजली लगेगी, और बिजली कौन देगा, सोलर प्लांट देगा। और ये सोलर प्लांट किससे बना है, ग्रीन बॉन्ड से बना है। बात समझ में आ रही है, ये पूरी पिक्चर है। सो इंदौर बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू फंड इट्स सोलर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट विथ ग्रीन बॉन्ड। इसके जरिए इन्होंने ग्रीन बॉन्ड के जरिए 720 करोड़ रुपीस का फंड रेज करने का काम किया है। दिस मनी विल फाइनेंस 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 60 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आपको लगाया गया है। इसके जरिए क्या किया जाएगा, नर्मदा नदी से वाटर पंप किया जाएगा और इसे इंदौर में पहुंचाया जाएगा।
द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इशू सच टाइप ऑफ बॉन्ड वो आपकी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। द प्लांट विल पावर द पंपिंग एंड सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द नर्मदा रिवर टू इंदौर एंड रिड्यूसिंग रिकरिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका पर्पस आपको मिल जाएगा। चलिए, अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑटो ड्राइवला सेवलो स्कीम की शुरुआत की है। ऑटो ड्राइवला सेवलो स्कीम किसकी है? ये आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इस सेवा की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के जो सभी ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, जो टैक्सी ड्राइवर है, जिनके पास डोमिसाइल है आंध्र प्रदेश का, उनके लिए ये स्कीम है। इसके अंदर ईयरली 15,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की स्कीम पहले भी रन हो रही थी जिसका नाम था YSR वाहना मित्र। इसके अंदर 10,000 रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था। इसी का नाम चेंज करके और अमाउंट को बढ़ाकर री लॉन्चिंग करने का काम यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। साथ ही साथ जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर है, इनके लिए ऑटो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड भी तैयार किया जाएगा इनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ये घोषणा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए अब यहाँ पर एक और वर्डिक्ट आया है, एक और फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ओपन्स डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट टू जजेस। अब देखो, जैसे कि अब यहाँ पे अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिला न्यायालय का जज बनना है, चीफ जस्टिस एक तरीके से आप बोल सकते हैं, वो बनना है, तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन तो होती ही है। क्या होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो कोई भी लॉयर या लोअर कोर्ट में कोई जज है तो उसको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जो भी लॉयर होते हैं, ठीक है, जो लॉयर या मतलब अभी की कंडीशन बता रही हूं मैं कि क्या फैसला लिया गया है कि लॉयर या लोअर कोर्ट के जो जज है, अगर उनके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। ये अभी जो वर्डिक्ट आया है वो है। पहले क्या था, पहले बता देते हैं। तो जो लॉयर और लोअर कोर्ट है उनके बीच में डिफरेंस था। लॉयर जो थे वो डायरेक्टली रिक्रूट होते थे, वही जो लोअर कोर्ट के जजेस थे उनको प्रमोशन का वेट करना पड़ता था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद वो प्रमोट होते थे। मेरी बात समझिएगा। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या है, अगर कोई लॉयर है, अगर कोई लॉयर है तो उसको 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वो प्रमोट होके क्या बनेगा, वो प्रमोशन होगा, या फिर कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा उसके जरिए वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। लेकिन जो लोअर कोर्ट है, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स है, उसमें कोई जज है तो पहले उसको प्रमोट होना पड़ता था। प्रमोट होने के बाद फिर उसको एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी मिलती थी। लेकिन अब बोला है कि जो लोअर कोर्ट का जज भी है, अगर उसके पास 7 साल का अनुभव है तो भी वो डायरेक्टली एग्जाम देके डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। ये फैसला लिया है। पहले ही थोड़ा सा डिफरेंस था, अब इस डिफरेंस को हटा दिया गया है। तो 5 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, जिसको लीड कौन कर रहे थे, हमारे जो CJI है VR गवई। इन्होंने कहा है, क्या कहा है, ऑर्डर दिया है कि करेंट जज ऑफ द सब ऑर्डिनेट जुडिशरी विथ 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में कोई जज है, अगर उसके पास 7 साल का अनुभव है तो वो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट है, उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए अप्लाई कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए एग्जाम फॉर्म फिल करके डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। महाराष्ट्र राज्य के 5 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। आखिरकार ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है? तो ये जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत फ्रांस ने की थी 1985 में, और फिर यूरोप के बाहर 2001 से जो बीचेस होते हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेस को दिया जाता है जो कि सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। चंद्रभागा बीच, जो कि आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा, ये भारत का पहला बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने का काम डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन करता है। तो डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, ठीक है, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। उनके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है।
और 5 बीचेस को महाराष्ट्र के ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके लिए टोटल 33 स्टैंडर्ड्स होते हैं। कोई भी बीच इन 33 स्टैंडर्ड को अगर फुलफिल करता है तो उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। कौन कौन से बीच हैं तो आप देख सकते हैं, श्रीवर्धन बीच, नौगांव बीच, फिर अगला हो जाएगा आपका परनका बीच, घोगर बीच और लड़घर बीच। ये 5 बीचेस हैं महाराष्ट्र राज्य के जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अब आप एसएससी की पीवाईक्यू देखिए। अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखे हैं आपने तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाना, मैगजीन वाले सेगमेंट पे, वहां पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बन चुका है कि घोगला बीच कहाँ है तो दीव में है, राधानगर बीच कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में है, कदमत बीच कहाँ है, लक्षद्वीप में है। और ये आपके ब्लू फ्लैग बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं एक छोटे से आइलैंड कंट्री के बारे में जिसका नाम है पलाऊ। पलाऊ कहाँ है तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके ऊपर पापुआ न्यू गिनी, और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में आपको एक छोटा सा आइलैंड कंट्री देखने को मिल रहा है, पलाऊ। क्या मिल रहा है? पलाऊ। अब इन्होंने क्या किया है, ओशियन कंजर्वेशन। ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही हैं, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो ओशियन कंजर्वेशन जरूरी है। तो ओशियन कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस बताने के लिए, पलाऊ जो कि पैसिफिक आइलैंड नेशन है, इन्होंने वर्ल्ड का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कंडक्ट किया। आप देख सकते हैं, अंडर वाटर इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया गया है और ये वर्ल्ड का पहला है। अब इंटरव्यू कौन दे रहा है तो ये पलाऊ के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है सुरंगल विस्प जूनियर, जो कि इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। और इंटरव्यू कौन ले रहा है तो यहाँ पर आप इंटरव्यूअर देख सकते हैं, एस्टोनिया के ओलंपिक स्विमर और एक्टिविस्ट मार्ले लिविवेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पानी के नीचे आप सोचेंगे कि पानी के नीचे कैसे आवाज सुनाई देगी, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसका नाम है लाईफाई। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? लाईफाई। और लाईफाई एक वायरलेस, जैसे कि वाईफाई होती है वायरलेस, वैसे ही लाईफाई भी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें विजिबल लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है एज अ डेटा। तो यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है डेटा को इस्तेमाल कर ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट करने के लिए। सिमिलर टू वाईफाई ये काम करती है, बस मीडियम अलग अलग होते हैं। इट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एलईडी लाइट टू सेंड डेटा एट हाई स्पीड, और ऑन ऑफ ब्लिंकिंग की मदद से, एलईडी की मदद से यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट किया जाता है लाइट के फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 पब्लिश हुई है, और यहाँ पे वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंकिंग की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आप देख सकते हैं, ये पहली पोजीशन पे है, वो भी 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 10वीं बार लगातार यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपको फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपको यूके में देखने को मिलेगा, फिर एमआईटी अमेरिका की है। ठीक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ना बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आईआईएससी बेंगलुरु भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है, और ग्लोबली इसकी रैंकिंग 201 से 250 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम नंबर ऑफ एंट्रीज के बारे में बात करें तो अमेरिका की सबसे ज्यादा एंट्री है, और अमेरिका के बाद इंडिया की यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा एंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 128 इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर देखने को एक तरीके से मिल रहे हैं। ठीक है, ना बात करते टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी, आईआईएससी बेंगलुरु है जो कि 201 से 250 के रेंज में है। फिर सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस जो है चेन्नई की, वो 351 से 400 के बीच में, और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में जो है वो 401 से 500 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब एक जाने माने पंजाबी एक्टर जिन्होंने कई सारी मूवीज, जैसे कि अगर आप देखोगे टाइगर 3 जो मूवी है उसमें काम किया है, और भी कई सारी मूवीज में इन्होंने काम किया, और एक बॉडी बिल्डर रहे हैं, अपनी वेजिटेरियन लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे, जिनका नाम है वरिंदर घुमान। ठीक है, वरिंदर घुमान, इनका निधन हो चुका है। तो एक जाने माने पंजाबी एक्टर और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर
वरिंदर गुमान का निधन हो चुका है, जिन्होंने टाइगर 3 जैसी मूवीज में काम किया है। हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ इन्होंने 2009 में मिस्टर इंडिया का टाइटल भी जीता हुआ है। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों से एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था आयरन डोम टेक्नोलॉजी के बारे में। हम सभी को पता है कि इजराइल के पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है। अभी जो इजराइल हमास वॉर चल रहा था, उसमें भी इजराइल ने अपनी आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी क्या करती है, इस तरीके से सुरक्षा कवच प्रोवाइड करती है, तो कोई भी मिसाइल वगैरह आती है तो उसको हवा में ही इंटरसेप्ट करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे जो बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सभी सुरक्षित रहते हैं। तो जिस तरीके से इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ताइवान भी बिल्ड कर रहा है टी डोम। तो टी डोम कौन बिल्ड कर रहा है? आंसर हो जाएगा टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, आपको ताइवान का देखने को मिलेगा। तो ताइवान के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है लाई चिंग ते। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम का, जैसे कि इसराइल के पास आयरन डोम है। अभी फिलहाल ये अमेरिका के जो स्काईबो मिसाइल सिस्टम है, या अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार जो चाइना की पावर इंक्रीज हो रही है, लगातार चाइना जो कहता रहता है कि ताइवान उसकी ही टेरिटरी है, तो कहीं फ्यूचर में कोई अटैक ना हो, फ्यूचर में कोई हमला ना हो, तो पहले ही एज अ प्रिकॉशनरी यहाँ पर टी डोम टेक्नोलॉजी या एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है ताइवान में। चलिए, अब बात कर लेते हैं अंडर सी केबल के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग देशों से समुद्र के नीचे से आपको दिखाई दे रही है एक अंडर सी केबल, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। और मेटा इसे तैयार कर रहा है। तो मेटा ने भारत के भी दो शहरों को सिलेक्ट किया है जहां से अंडर वाटर या अंडर सी केबल पास होगी, मुंबई और विशाखापट्टनम। ठीक है, तो मेटा प्लेटफॉर्म हैज सिलेक्टेड मुंबई एंड विशाखापट्टनम as a landing site for the Indian phase of multi-billion-dollar undersea cable project, जिसका नाम है वाटर वर्थ। तो वाटर वर्थ क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना कि वाटर वर्थ एक अंडर सी केबल नेटवर्क है जो कि मेटा के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और इसके पहले फेज के लिए दो इंडियन सिटीज को सिलेक्ट किया गया है, विच इज मुंबई एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वाटर वर्थ, तो यहाँ पर मेटा की जो कंपनीज है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, इन्होंने सिफी टेक्नोलॉजी को हायर किया है एज अ लैंडिंग पार्टनर इन इंडिया। ठीक है, और लगभग $5 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सिफी टेक्नोलॉजी और गूगल के बीच में भी टाई अप हुआ है $400 मिलियन का, फॉर द ब्लू रमन सब सी केबल इन इंडिया। तो गूगल भी नेटवर्क बिछा रहा है और मेटा भी नेटवर्क बिछा रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 50,000 किलोमीटर का आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है वाटर वर्थ। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सब सी केबल सिस्टम है, जो कि यूएसए, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट। ठीक है, अब चाइना क्या कर रहा है? तो चाइना में आपको देखने को मिलेगा गोबी डेजर्ट। गोबी जो मरुस्थल है, एक कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट वो एरिया होते हैं जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना क्या कर रहा है, वर्ल्ड का पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश कर रहा है गोबी डेजर्ट में, जिसमें 27,000 मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा। मिरर की मदद से क्या किया जाएगा, सोलर सोलर जो लाइट है उसको एक पॉइंट पे फोकस करके या फिर रिफ्लेक्ट करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, और ये पूरा जो 27,000 मिरर है 1 किलोमीटर के एरिया में लगाया जाएगा। ठीक है, इसे चाइना की थ्री गॉर्ज कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें डन। और यहाँ पे 27,000 जब मिरर का इस्तेमाल करेंगे, तो जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो लगभग 570 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसका इस्तेमाल टरबाइन वगैरह को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाएगा। अभी विश्व में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एनर्जी प्रोजेक्ट, वो नूर है। और नूर कहाँ पर है? यूएई में है। 700 मेगावाट का आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना और मंगोलिया में है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड, और ये आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री तक आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। गोबी का मतलब होता है वाटरलेस प्लेस। मंगोलियन वर्ड है गोबी, और गोबी का मतलब क्या होता है? वाटरलेस प्लेस। ठीक है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है पैट्रिक हर्मिनी। ये पैट्रिक हर्मिनी है जो कि सेसल्स के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सेसल्स एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अरेबियन सी में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल विक्टोरिया है। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? विक्टोरिया आपको देखने को मिलेगी। और सेसल्स के नए प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? पैट्रिक हर्मिनी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। HSBC का मतलब क्या होता है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने कहा है कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में, मतलब भारत की जो स्टार्टअप है, इंडिया एक स्टार्टअप हब है, ये बात आपको पता होगा। तो जो भी बैंकिंग और इनोवेशन के सेक्टर में जो भी स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, तो भारतीय स्टार्टअप को हम मदद करेंगे। और मदद कितनी की होगी? $1 बिलियन की होगी, ऐसा HSBC बैंक ने कहा है। सो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज कमिटेड 8,880 करोड़ रुपीस, अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन, टू सपोर्ट स्टार्टअप इन इंडिया। लोन के जरिए ये पैसा यहाँ पर दिया जाएगा, ये बात इसमें मेंशन की गई है। इंडिया जो है वर्ल्ड में 13th नंबर का मार्केट है आपका स्टार्टअप इनोवेशन के लिए बैंकिंग सेगमेंट में। और HSBC बैंक जो है उसने कहा है कि 2030 तक इंडिया का जो स्टार्टअप है वो लगभग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और लगभग 50 मिलियन जॉब्स को ये क्रिएट करेगा। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, इनको आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इनका नाम है ऋषि सुनक, जो कि फॉर्मर यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। रिसेंटली इन्हें सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट में एंड एंथ्रोपिक में। माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो सुना होगा, एंथ्रोपिक भी एक AI सेफ्टी रिसर्च कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और इन दोनों कंपनीज में एज अ सीनियर एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है? फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को। ठीक है। चलिए अब ये कौन है भाई? डोनाल्ड ट्रंप है। तो इजराइल गवर्नमेंट ने रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप को जो प्रेसिडेंशियल मेडल दिया जाता है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट मेडल होता है किसी भी कंट्री का, वो दिया गया है सीज फायर के लिए। सो इजराइल टू कन्फर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर ऑन डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज रोल इन ब्रोकरिंग अ गाजा सीज फायर। ठीक है। और हॉस्टेजेस को रिलीज कराने में इन्होंने मदद की है। इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑनर जो है वो कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया एंड यूके टू इनहांस डिजिटल कॉपरेशन। याद करो जो लास्ट क्लास में हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भारत में विजिट करने आए थे, और दोनों देशों ने 6G टेक्नोलॉजी टेलीकॉम पे रिसर्च करने के लिए क्या स्टैब्लिश किया है? इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कल के करंट अफेयर्स देखे हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को आ रहे होंगे। Which Indian National Park Director has received the Canton R. Miller Award? IUCN के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, और पहली इंडियन जिन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What is the name of India's newest proposed research station in the Eastern Antarctica? तो ईस्टर्न अंटार्कटिका में भारत के नए रिसर्च स्टेशन को स्टैब्लिश करने के लिए प्रपोजल आ चुका है, जिसका नाम है मैत्री 2। क्या नाम है इसका? मैत्री 2। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है कि एक नया स्टेशन बनाया जाएगा, जो कि मैत्री 1 से बड़ा डिजाइन होगा। इस स्टेशन का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी फॉर समर और विंड एनर्जी जो है वो अंटार्कटिका की विंड से विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाएंगी। इसमें ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली डेटा को रिकॉर्ड करके इंडिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन जनवरी 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये जिम्मेदारी किसको मिली है? ये जिम्मेदारी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है। अब बोला गया है कि 2025 के जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री में, वो सुशुमी कीटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को दिए गए हैं। ठीक है।
इन्हें दिए गए हैं, इन्होंने किस सेक्टर में रिसर्च की है, कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को तैयार किया है, मैंने आपको ये डिटेल में बताया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने इंडिया की सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी के बारे में बताया है कि इंडिया की सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी 125 गीगावाट की आपको देखने को मिल जाएगी। पूछा जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के मामले में या सोलर एनर्जी जनरेशन के मामले में इंडिया किस स्थान पर आता है। तो इंडिया आपको वर्ल्ड में थर्ड प्लेस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 125 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन के साथ इंडिया थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील द लोगो फॉर द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो अनवील किया। लोगो बनाने के लिए जो माई जीओबी वेबसाइट है उस पे कंपटीशन रन किया था, कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और लोगो बनाकर भेजा। उनमें से एक लोगो को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिसे प्राइज भी दिया गया है। तो वो लोगो किसने बनाया, वो लोगो बनाया है अजीत पी सुरेश ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील द लोगो फॉर द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जो कि फरवरी 2026 में शेड्यूल किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। विनिंग डिजाइन बनाई है श्री अजीत पी सुरेश ने। ठीक है, लगभग 599 एंट्रीज आई थी माई जीओबी प्लेटफॉर्म पे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली एनसीआरबी का डेटा पब्लिश हुआ है। एनसीआरबी के डेटा में बताया गया है कि फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर सेफेस्ट सिटी इंडिया की कोलकाता है। सबसे ज्यादा क्राइम कहां पर रजिस्टर किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी डेटा, दिल्ली, कोची, सूरत या जयपुर। मैंने आपको ये डेटा सारा डिटेल में बताया है, जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर सेशन पसंद आया है, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लग रहा है, मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है, तो आप लिंक को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ओके है जी, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।